हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट पॉइंट। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के टाइमलाइन सीरीज को देखेंगे। यह इतिहास सीरीज का चौथा वीडियो है। अभी इस वीडियो में 1910 से लेकर 1930 में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको इतिहास में टाइमलाइन याद नहीं रहता है। तो यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। यह वीडियो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें इतिहास के प्रश्न आते ही आते हैं। अभी दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे बिहार या भारत के अन्य कोई एग्जाम हो, जहां से आधुनिक भारत का सिलेबस है वहां ये प्रश्न देखने को मिलेंगे ही। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इन सभी प्रश्नों में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 1911 से पहले जानते हैं भारत में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय था। तो 1911 में 3 प्रकार की घोषणाएं होती है। पहला घोषणा, बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा। दूसरा, राजधानी परिवर्तन किया जाएगा। कोलकाता थी राजधानी, उसको परिवर्तन करके नई दिल्ली ले जाया जाएगा। और तीसरा, बिहार एक अलग प्रांत के रूप में बनेगा। ये सारी घोषणाएं 1911 के दिसंबर मंथ में होती है। प्रश्न में घोषणा रहेगा तो 1911 होगा, क्योंकि 11 दिसंबर माह में घोषणाएं होती है। और ये सभी घोषणाएं ब्रिटेन सम्राट, जो उस समय जो ब्रिटेन जो भारत पे राज्य कर रहा था उसके सम्राट के द्वारा किया जाता है। उस समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम थे और 1911 में ही जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होता है। वह अपनी पत्नी मैरी के साथ भारत भ्रमण पर आते हैं और उनका आगमन सबसे पहले सबसे पहले बम्बई में होता है। और बम्बई में उनके स्वागत के लिए ही 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जो अभी भी है वर्तमान में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, जो इसका निर्माण 1911 में ही होता है। तो 1911 के ये महत्वपूर्ण घटनाएं थे। अगला साल 1912 में इन सभी घोषणाओं को क्रियान्वयन किया जाता है। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बन जाता है और तभी का बिहार का मतलब उड़ीसा भी शामिल था और झारखंड भी शामिल था। इतना बड़ा बिहार था। और राजधानी परिवर्तन हो जाता है। कोलकाता से राजधानी नई दिल्ली कर लिया जाता है और बंगाल विभाजन को वापस कर लिया जाता है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को फिर एक बंगाल प्रांत के रूप में घोषित कर दिया जाता है। अब 1912 में उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंज थे। लॉर्ड हार्डिंज 1911 से लेकर 1916 तक भारत के वायसराय रहे थे। लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंज जब कोलकाता से नई दिल्ली जाते हैं तो उनका स्वागत रास बिहारी बोस बम के साथ करते हैं। तो हार्डिंज बम कांड 1912 में होता है। रास बिहारी बोस के द्वारा उन पर बम से अटैक किया जाता है। हार्डिंज बच जाते हैं। बिहार एक स्टेट बनता है और भारत की राजधानी नई दिल्ली बनती है। 1913 में 21 अप्रैल को गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया जाता है। और गदर पार्टी भारत के आज़ादी के लिए भारत से बाहर होकर लड़ रही थी और इसकी स्थापना अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में किया जाता है। 1914 में कामागाटामारू जहाद घटनाक्रम होता है। यह जहाद भाड़े पे लिया जाता है भारतीयों के द्वारा। एक व्यक्ति थे गुरदीत सिंह, जो ये जहाज हांगकांग से कनाडा जा रही थी। और इसी समय 1914 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट होती है। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व चलता है यूरोपीय देशों के बीच। 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आते हैं। यानी 1915 से गांधी युग स्टार्ट होता है और महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक एंट्री होता है। तो 9 जनवरी को आगमन होता है। इसलिए अभी के समय भी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी 1993 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 22 साल बाद, ठीक है, 22 साल बाद वो भारत लौटे थे, तो प्रवासी हो गए थे। तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। और महात्मा गांधी का जिस वर्ष आगमन होता है उनके गुरु JK यानी गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है।
जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को सलाह दिया था, भारत को समझने के लिए पहले पूरा भारत का भ्रमण कीजिए, तो उनके कथनानुसार महात्मा गांधी जी ने 1 साल तक पूरा भारत का भ्रमण किया था। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है, 2 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है और यह होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया जाता है, ठीक है। फिर सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है और एनी बेसेंट दक्षिण भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एक प्रश्न पूछा गया था कि जो एनी बेसेंट सितंबर में होम रूल पार्टी की स्थापना की थी, उसके सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुणडेल उनके सचिव थे। 1916 में ही BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है मदन मोहन मालवीय, MM मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और महात्मा गांधी जी का पहला जन संबोधन होता है 1916 में ही बनारस में, क्योंकि बनारस में ही BHU की स्थापना किया गया था और उसी कार्यक्रम में महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। तो पहली बार महात्मा गांधी जी जन संबोधन करते हैं BHU में। अब आता है 1917 में महत्वपूर्ण घटना होता है चंपारण आंदोलन। चंपारण बिहार का एक जिला है, वहाँ पर 3 कटिया पद्धति प्रचलित थी। 3 कटिया मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना ही था। तो इससे किसानों को बहुत दिक्कत हो रहा था। तो एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण जाके उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट किए, जो आंदोलन सफल हुआ और अंग्रेजों को बात मानना पड़ा। यह आंदोलन पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ, जिसे चंपारण आंदोलन कहा गया। और उस समय महात्मा गांधी जी एक चेहरा के रूप में, एक नेता के रूप में उभरे और लोग उन्हें जानने लगे थे। फिर 1918 में 2 आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है। पहला अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यह पहला भूख आंदोलन था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और दूसरा खेरा सत्याग्रह, जिसमें उनके सहयोगी SV पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये बैक टू बैक तीनों आंदोलन महात्मा गांधी जी का सफल रहा और महात्मा गांधी जी पूरे भारत में एक लीडर के रूप में, उभरते हुए सितारा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। पहला चंपारण आंदोलन, दूसरा अहमदाबाद आंदोलन, तीसरा खेरा आंदोलन, तीनों आंदोलन सफल हो चुका था। फिर समय आता है 1919 में भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। पहला घटनाएं 1919 में है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। इस कानून में यह प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को बिना वकील, बिना दलील, बिना कोई संदेह के आधार पर उसे अरेस्ट किया जा सकता था और उसे गिरफ्तारी की जा सकती थी, उसे जेल भेजा जा सकता था। इसीलिए इसे काला कानून कहता है, जिसका विरोध भारतीयों ने भरपूर किया था। और इसी विरोध के उपरांत, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड होता है। जालियांवाला हत्याकांड बैसाखी के दिन होता है। लोग जालियांवाला बाग में विरोध कर रहे होते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में 2 नेता सैफुद्दीन और किचलू 2 व्यक्तियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उस गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एकत्रित होकर उनका विरोध कर रहे होते हैं और जनरल ओ डायर के द्वारा वहां गोली चलाने की अनुमति दी जाती है। कई लोग मारे जाते हैं इन जालियांवाला हत्याकांड में। वर्तमान में जालियांवाला अमृतसर पंजाब में स्थित है। तीसरा बड़ा घटना होता है खिलाफत आंदोलन 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच चला था। प्रथम विश्व युद्ध चलने के बाद हुआ क्या, जो मुसलमानों का उस समय का जो सरदार हुआ करता था देश, वो तुर्की, ओटोमन एम्पायर का जो तुर्की, वहाँ के जो सम्राट थे, राजा थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो खलीफा हुआ करते थे। पूरा मुस्लिम का खलीफा एक ही व्यक्ति होता था और उस समय खलीफा मुस्तफ़ा मोहम्मद कमाल पाशा थे। चूँकि ब्रिटेन उस युद्ध जीत चुका था, प्रथम विश्व युद्ध में जीतने वाले टीम में से था, तो और जो ओटोमन एम्पायर था, जो तुर्की के जो शासक थे, वो हारने वाले के टीम में थे। तो उनमें बहुत सारा संधि आरोप किया गया
ठीक है, जिसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों ने, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उसका विरोध किया। तो भारतीय मुसलमानों ने भी विरोध किया था, जिसका समर्थन महात्मा गांधी जी और अन्य नेताओं ने दिया। चूंकि वह विरोध अंग्रेज के खिलाफ था और भारत में अंग्रेज ही रूल कर रहा था, इसीलिए यह विरोध लाजमी था। और महात्मा गांधी जी ने यह सोचकर भी विरोध किया, साथ दिया खिलाफत आंदोलन का, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब तक मुसलमानों, हिंदू मुसलमान साथ रहकर नहीं लड़ेंगे तब तक भारत की आज़ादी संभव नहीं है। इसीलिए खिलाफत आंदोलन का नेता महात्मा गांधी को घोषित किया गया, जबकि खिलाफत आंदोलन शुरुआत किए थे मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर आता है 1920। 1920 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया जाता है 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन, जो 1920 से लेकर 1922 तक चलता है। जिस दिन असहयोग आंदोलन चलाया जाता है 1 अगस्त 1920 को, उस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। असहयोग आंदोलन के कई लोग विरोध भी कर रहे थे, जैसे CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, ये सब लोग असहयोग आंदोलन को विरोध कर रहे थे। चूँकि असहयोग आंदोलन का मतलब होता है हम अंग्रेज को सहयोग नहीं करेंगे। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो छोड़ देगा, यदि कोई दुकानदार दुकान में काम करता है तो अंग्रेजों को सामान ना दें, ठीक है, अंग्रेजों के किसी भी काम में भारतीयों द्वारा सहयोग नहीं किया जाए। ये भी सही था, क्योंकि गांधी जी ने जब एक पुस्तक लिखा था हिंद स्वराज 1909 में, तो उनमें उन्होंने कहा था कि जो भारतीय लोगों के सहयोग के कारण ही अंग्रेजी व्यवस्था चल रही है। जिस दिन भारतीय लोग सहयोग करना बंद कर दें, उस दिन अंग्रेज अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा, जो कि बात बिल्कुल सही थी। यह आंदोलन पूरे जन आंदोलन बन चुका, चूँकि यह जन जन तक पहुँचा। हर एक लोग अंग्रेज को वहाँ तक विरोध करने लगे जहाँ से अंग्रेज की उसकी कनेक्टिविटी थी। अंग्रेज को साथ देना छोड़ दिए, अंग्रेज के साथ मिलना छोड़ दिए, अंग्रेज को कोई सामान देना छोड़ दिए, तो क्या हुआ, अंग्रेज को इससे इफेक्ट पड़ने लगा और यह जन आंदोलन के रूप में उभरा और पूरे भारत में जन आंदोलन हुआ। 1920 में 1921 में घटना होती है मोपला विद्रोह, केरल में मालाबार तट के पास होती है। मोपला वहाँ की जनजाति है, इसके नेता अली मुसरियार थे, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी को, और इसी कांड से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। गांधी जी अहिंसा को कभी भी समर्थन नहीं देते थे, जिसके कारण 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक जगह है, वहाँ पुलिस स्टेशन, वहाँ असहयोग आंदोलन चल रहा था। वहाँ पे हुआ क्या कि पुलिसों के द्वारा गांवों पर असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन चूंकि लोग ज्यादा थे, आंदोलन उग्र हो गया। उन्होंने क्या किया, पुलिस वाले पर गांव वालों ने आक्रमण कर दिया। सारे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में चले गए, तो गांव वालों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। और हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग जिस समय वापस लिया गया, उस समय बहुत सारे नेता जेल में थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। हालांकि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन के समर्थन में शुरू में नहीं थे, पर बाद में समर्थन में आ गए थे उस आंदोलन की सफलता को देख के। और जब ये असहयोग आंदोलन को वापस लिए, उस समय चित्तरंजन दास जेल में थे। उन्हें लगा कि नई आंदोलन नहीं लेनी चाहिए, जब इतनी बड़ी आंदोलन होगी तो छोटी बड़ी दुर्घटनाएं तो हो ही होगी, ठीक है। तो वो बोले अभी असहयोग आंदोलन पीक पे है, और महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। इससे वो बहुत नाराज थे और बहुत ज़्यादा। जब वो जेल से बाहर निकले तो 1923 में उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी उन्होंने CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल के बनाया था। और ये पार्टी का उद्देश्य था, उस समय विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था, वो बोले हम अब राजनीतिक रूप से चुनाव में भाग लेकर सत्ता में जाकर, ठीक है, अंग्रेज जो प्रतिनिधि चुनते थे उनमें जाकर तब हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। इस पार्टी का मूल उद्देश्य यही था। फिर 1924 आता है, ठीक है। अब गांधी जी का अलग रास्ता हो गया था, वो अहिंसा के बल पे, ठीक है,
अहिंसा के बल पे आगे बढ़ना चाहते थे और अहिंसा के बल पे ही भारत को आज़ाद दिलवाना चाहते थे। ठीक है, 1924 में बिलगांव अधिवेशन होता है और उसमें गांधी जी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हो गई थी और एक बार गांधी जी अध्यक्ष बने 1924 में बिलगांव अधिवेशन में, और इस समय गांधी और दास समझौता भी हुआ था, जिसे गांधी दास समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि 1924 में हो गया था। क्योंकि दोनों का तरीका अलग था तो दोनों अलग अलग तरीके से भारत को आज़ाद करवाने में लग गए। आगे 1925 में काकोरी रेल कांड होता है। ठीक है, और CR दास का निधन हो जाता है, चित्तरंजन दास का निधन हो जाता है। चित्तरंजन दास CR दास को देश बंधु भी कहा जाता है, देश के भाई थे चित्तरंजन दास, देश बंधु। काकोरी रेल कांड में दो व्यक्ति का नाम प्रमुख है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। इन लोगों ने काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में अंग्रेज का कुछ कीमती सामान जा रहा था, उन्होंने उसे लूट लिया था। और चूंकि यह लोग HRA पार्टी से संबंधित थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी से संबंधित थे, इसलिए इन पार्टी के द्वारा ही इनका ये काकोरी रेल कांड किया गया था। 1926 में नौजवान सभा का गठन भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान नौजवान सभा का गठन भगत सिंह के द्वारा किया जाता है और भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी बनाया था। आगे 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। कहाँ? ब्रिटेन में 7 सदस्यों के द्वारा। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं रहता है, इसीलिए उसे व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। सातों जो व्यक्ति थे वो अंग्रेज ही थे। साइमन कमीशन का गठन भारत में हो रहे गतिविधियों को जांच करने और भारत के लिए नियम बनाने के लिए था। चूंकि इसमें भारत के लिए नियम बनाने के लिए था और एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसके लिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। यह कमीशन 27 में तो गठन हुआ, पर भारत आया 1928 में। फरवरी 1928 में भारत आया साइमन कमीशन, भारत का आगमन हुआ। इसे व्हाइटमैन कमीशन कहा गया क्योंकि इसमें व्हाइट लोग थे। इसका विरोध हुआ, गो बैक साइमन का नारा दिया गया। 30 अक्टूबर 1928 को विरोध करते समय लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा और उन्हें गहरा चोट लगता है, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। गो बैक साइमन का जो गो बैक साइमन ये जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया? एक बार परीक्षा में पूछा था। गो बैक साइमन यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। यूसुफ मेहर अली एक भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी ही थे, उन्हीं के द्वारा दिया गया था यह शब्द। लेकिन यह शब्द को बोला किसने या प्रचलित किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने ही किए थे। साइमन कमीशन के विपरीत नेहरू रिपोर्ट बनाए थे 1928 में नेहरू जी ने। क्या होना चाहिए साइमन कमीशन? साइमन कमीशन भारत में नियम बनाने के लिए था। भारत को क्या चाहिए इसके लिए भारतीय ही तो बताएंगे। इसके लिए नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से नेहरू रिपोर्ट बनाए थे। 1929 में 14 सूत्री मांग जिन्ना के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया गया था। इसके लिए 1929 में ही शारदा अधिनियम आता है और इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष न्यूनतम आयु लड़की की शादी के लिए, लड़कों की शादी के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु किया गया था। लॉर्ड इरविन इस समय भारत के वाइसराय थे। जतिन दास जेल में रहते हुए 64 दिन भूख हड़ताल पर रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है 1929 में ही। 1929 में ही और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा बम फेंका जाता है। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के द्वारा बम फेंका जाता है। डोमिनियन स्टेट की बात चल रही होती है 1929 में इरविन के द्वारा कि आज भारत को डोमिनियन स्टेट के रूप में मान्यता दी जाएगी। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है भारत में चुनाव होता, ठीक है, भारत के लोग ही प्रधानमंत्री बनते, पर भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो ब्रिटेन रहता। भारत इंडिपेंडेंट तो हो जाता पर रिपब्लिक नहीं होता। ठीक है, तो उसी के खिलाफ, ठीक है, नेहरू ने 1929 में दिसंबर में कांग्रेस का जब सम्मेलन हो रहा था तो पूर्ण स्वराज की मांग किए थे कि हमें पूरा साम्राज्य चाहिए, पूरा स्वराज्य चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेट।
तो 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है रावी नदी के किनारे, और वहीं पे जवाहरलाल नेहरू उद्घोषणा करते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर शेयर कीजिएगा और ग्रुपों में बताइएगा, और ये वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।